हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे सेबी राजभाषा में पूछे जाने वाली राजभाषा से संबंधित प्रश्नोत्तरों के विषय में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर सेबी ग्रेड ए फेज 2 राजभाषा के लिए फ्लैट 50% का ऑफ है। आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे मार्गदर्शन में सेबी राजभाषा के फेज 2 की तैयारी आरंभ कीजिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार के राजभाषा से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 के विषय में सही कथनों का चुनाव कीजिए। पहला, राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित किया गया। दूसरा, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 26 जनवरी 1965 को प्रभावी हुई। धारा 8 के अनुसार केंद्रीय सरकार अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वयन करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। और चौथा और अंतिम विकल्प है, अधिनियम की धारा 3 में 26 जनवरी 1975 के बाद एक संसदीय राजभाषा समिति के गठन का उपबंध है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राजभाषा अधिनियम के विषय में सही कथन है, राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित किया गया, ये सही कथन है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 26 जनवरी 1965 को प्रभावी हुई, यह भी सही कथन है। इसके साथ धारा 8 के अनुसार केंद्रीय सरकार अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी, यह भी उचित कथन है। किंतु इसका अंतिम कथन, अधिनियम की धारा 3 में 26 जनवरी 1975 के बाद एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा, यह एक गलत कथन है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 के विषय में ये 3 कथन बिल्कुल सही हैं। तो इसका उत्तर है केवल पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 3 में राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि के संबंध में क्या प्रावधान है। जैसा कि आपको पता है कि राजभाषा नियम 1976 संपूर्ण भारत को भाषाई आधार पर क ख ग क्षेत्रों में बांटता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राजभाषा नियम 1976 का जो नियम 3 है, वहाँ पर जब केंद्रीय सरकार राज्य के कार्यालयों के साथ पत्र इत्यादि लिखेगी तो उसके विषय में क्या प्रावधान किया गया है। तो पहला है, केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क क्षेत्र में, क क्षेत्र का तात्पर्य है जो पूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्र है, जिनकी भाषा हिंदी है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो क क्षेत्र में स्थित राज्य या संघ राज्य के कार्यालयों या व्यक्ति के साथ पत्राचार असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे, बिल्कुल उपयुक्त कथन है, बिल्कुल सही कथन है कि क क्षेत्र में जितने भी पत्र व्यवहार होंगे वे केवल हिंदी भाषा में ही होंगे। दूसरा है, क क्षेत्र में स्थित राज्य या संघ राज्य के कार्यालयों या व्यक्तियों को यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भेजा जाएगा, ये भी सत्य कथन है। और अंतिम कथन ये कह रहे हैं, केंद्रीय सरकार के कार्यालय से ग क्षेत्र में, ग क्षेत्र का तात्पर्य है जो ना तो हिंदी भाषा को समझते हैं और न ही हिंदी भाषा बोल सकते हैं। तो ऐसे राज्य जिसमें, जो कि पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के और दक्षिण जो राज्य हैं, वहां पर यदि पत्र भेजा जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को पत्रादि क्षेत्रीय भाषा में होंगे, जो कि एक गलत कथन है। तो सही कथन है इसमें पहला और दूसरा कि क क्षेत्र में स्थित राज्य के कार्यालयों और व्यक्तियों के साथ जो पत्राचार होगा वह हिंदी भाषा में ही होगा, और अगर कोई पत्र अंग्रेजी भाषा में भेजा जाता है तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पर केवल पहला और दूसरा जो कथन है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 9 के अनुसार हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे समझा जाता है। तो पहला कथन कह रहे हैं, मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे कोई उच्चतर परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर लिया। तो जिस व्यक्ति ने
मैट्रिक परीक्षा या उसके समानांतर कोई परीक्षा केवल हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण करी है वह हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी है। ये बिल्कुल ठीक कथन है। दूसरा कथन कह रहे हैं कि स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समान कोई अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था। ये भी बिल्कुल ठीक कथन है। तीसरा कथन कह रहे हैं केंद्रीय सरकार की हिंदी परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। और चौथा है यदि वह इन नियमों से उपबद्ध प्रारूप में घोषणा करता है कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है तो उसे समझा जाएगा कि वह प्रवीण है। तो यहाँ पर ये एक गलत कथन है कि हिंदी परीक्षा के अंतर्गत उसने प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। यहाँ पर केवल पहला कि उसने मैट्रिक या उसके समतुल्य कोई उच्चतर परीक्षा हिंदी में उत्तीर्ण करी है। दूसरा, स्नातक परीक्षा के समान हिंदी को स्नातक परीक्षा में या उसके समान किसी अन्य परीक्षा में उसने हिंदी को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लिया था। और अंतिम कि उसने ये घोषणा कर दी है कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है तो उसे प्रवीण समझा जाएगा। तो यहाँ पर केवल पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य। अगला प्रश्न है राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के अनुसार हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी किसे समझा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला है मैट्रिक या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी के साथ उत्तीर्ण कर ली है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कह रहे हैं केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। और यहाँ पर तीसरा कथन कह रहे हैं कि केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो अन्य कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी नहीं समझा जाएगा। अंतिम है मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो इसमें प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 अ का उद्देश्य है कि राज्य की ओर से एक तो भाषाई अल्पसंख्यक समूहों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी और जो विशिष्ट भाषाई अल्पसंख्यक समूह हैं उनके बच्चों को उनकी मातृभाषा में निर्देश दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर है अनुच्छेद 350 ए। अगला प्रश्न है शब्दावली आयोग द्वारा मान्य किए गए अनुसार शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो शब्दावली आयोग कहता है कि जो भी शब्दावली तैयार की जा रही है अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी, उसमें स्पष्टता, यथार्थता और सरलता होनी बहुत अधिक आवश्यक है। पारिभाषिकता, तार्किकता और क्लिष्टता तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पर स्पष्टता अर्थात पढ़ करके उसका अनुवाद समझा जा सके और सरलता वहाँ पर होनी बहुत अधिक अनिवार्य है। तो शब्दावली आयोग द्वारा शब्दावली तैयार करने का मुख्य लक्ष्य है स्पष्टता, यथार्थता और सरलता। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं जो कि से भी फर्स्ट फेज में भी पूछे गए थे। इसी प्रकार के प्रश्नों को और अधिक जानने के लिए आप iExamB के साथ जुड़े रहिए और हमारे ही मार्गदर्शन में परीक्षा की तैयारी कीजिए।